अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। संडे का दिन है और हम शिफ़ाम लाइव विद शिफ़ाम के साथ इतनी सारी बातें कर रहे हैं आज। वी आर वेटिंग फॉर आवर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो आज हमारे साथ इस संडे हम बात कर रहे हैं अबाउट द इनविजिबल डिसेबिलिटीज़, जो इनविजिबल डिसऑर्डर्स होते हैं। ऐसे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं। एंड ADHD इज़ वन ऑफ दोज डिसऑर्डर्स जो गलत डायग्नोस भी होता है, गलत ट्रीट भी होता है। एंड लोग समझते हैं कि आप एक रेगुलर नॉर्मल रूटीन ज़िंदगी नहीं गुजार सकते विद ADHD। सो विद शिफ़ाम हम अवेयरनेस रेज कर रहे हैं फॉर ऑल दोज जिनको शायद जिन्होंने सुना हो कि ADHD होता क्या है, ये चीज़ क्या है। कुछ बच्चों को जिनके अंदर पाया जाता है, कुछ बड़ों के अंदर जिनके अंदर पाया जाता है, ये क्या है। So we are going to be talking about this disorder. We are going to be talking about इसके symptoms. We are going to be talking about the myths and जो इसके अराउंड इतनी ज़्यादा मिस गाइडेंस भी है इसके मैनेजमेंट में और इसकी थेरेपीज़ में. So I am waiting on M. Shehroz to join us on the stream so that he could add himself and talk to us about it. So I hope आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा हो. कोविड-19 अब थोड़ी सी हमारी गिरफ्त में आ चुका है. चीज़ें खुल चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, एक नॉर्मल सी वापस आ गई है बच्चों के साथ. रूटीन्स, आई डोंट नो कितने सारे माँ बाप इस वक्त सुन के कह रहे हैं कि नहीं नहीं सुबह में उठना इतना आसान नहीं है. लेकिन घरों में वो जो एक केओस था, एक एनवायरनमेंट था, वो थोड़ा सा थम गया है. सो yeah, good things are happening and yet we all know कि इस वक्त भी हमें अपनी हिफाजत करनी है और हमें SOPs फॉलो करने हैं. सो मास्क अभी भी पहने और हाथ धोते रहें और जो हम पहले प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे वो करें. सो आई होप दैट M. Shehroz is joining us briefly. So send in your comments, मैसेज कीजिए, बताइए अगर आप किसी को जानते हैं who has been diagnosed with ADHD. ADHD होता क्या है? Attention deficit hypersensitivity, hyperactivity, losing focus. Thank you, Faiza. I hope you are keeping well too. And हम काफ़ी चीज़ों को हम मिसअंडरस्टैंड भी कर जाते हैं. सो जब हम अपनी बात कर रहे होते हैं, जब हम क्यूरियस होते हैं, जब हम जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, तो it's really and we have Shehroz with us. So let's join him to the stream. हम अपनी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते कि हम बोल क्या रहे हैं. इज़ इट सेंसिटिव? क्या हमारी जिस तरह हम बात कर रहे हैं क्या वो किसी और को परेशान करेगा, हर्ट करेगा? सो बीइंग वेरी सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स इज़ इम्पोर्टेंट. लर्निंग के कौन सी अल्फाज दूसरे को परेशान करेगा,
दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। जब हम बात करते हैं, एंड अमूमन होता है कि जब विजिबल डिसेबिलिटीज़ होती हैं तो बहुत आसान होता है आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे काबू लाना या अपने अल्फाज पे काबू लाना, लेकिन विद अ लॉट ऑफ इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ या डिसऑर्डर्स एक झिझक सी होती है कि हाँ हमें पता है लेकिन हमें आइडिया नहीं है पूछना कैसे है। हाँ हम जानते हैं लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें कोई बताए कि क्या हो रहा है। सो समटाइम्स हमें अपनी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा जेब में रखना पड़ता है एंड वेट करना पड़ता है कि हम वो सवाल पूछ सकें जिनसे हम भी बेनिफिट करेंगे। वो सवाल ना पूछें जिनसे दूसरा इंसान जो है वो हर्ट फील करेगा, या वो अपने बच्चे को साइड पे लेके जाके छुपाएगा और कहेगा कि देखा मुझे पता था कि मुझे अपने बच्चे को बाहर नहीं लेके आना चाहिए था। या अगर किसी का बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ आप वो सीन में अपने आप को शामिल करें, sometimes it's better just to smile and walk away. So tantrums किसके साथ नहीं होते, किसके साथ डेली बेसिस पे अनबन नहीं होते. Thank you, Farhad. We are waiting on clinical psychologist M. Shahroz. I do believe that he had joined our stream, लेकिन क्या करें, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज नॉन स्टॉप हो रहे होते हैं. सो वी आर वेटिंग फॉर हिम. इन द मीन वाइल अपने सवालात भेजें इफ़ यू आर वांटिंग टू नो और वंडरिंग, और या आप जानना चाहते हैं कि ADHD की क्या थेरेपीज़ हैं, क्या जिन लोगों को ADHD होता है क्या वो अपनी ज़िंदगियाँ नॉर्मल गुजारते हैं, क्योंकि ये एक बहुत हमारे सोसाइटी का एक अल्फाज है नॉर्मल क्या है. एंड जब मैं बात करती हूँ SNP के और शिफाम के प्लेटफॉर्म्स पे, और मैं बताती हूँ कि हमारा नॉर्मल जो है वो हम खुद डिसाइड करते हैं. अगर हमें एक चीज़ जो हमारी रूटीन में है और किसी की और की रूटीन में शामिल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कंफॉर्म करना है उनके हिसाब से या हमें अपनी ज़िंदगी उनके हिसाब से जीनी है. एंड स्पेशली जब हम लोग विजिबल एंड इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ एंड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो एक बहुत हैवी फीलिंग होती है उन फैमिलीज़ में जिनकी फैमिलीज़ में कोई डिफरेंटली एबल्ड होता है, जो अलग होता है, जो मुख्तलिफ होते हैं. तो अपना दिल बड़ा कीजिए. जिन लोगों की फैमिलीज़ में नहीं हैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चे या पीपल विद इनविजिबल डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, लिस्प एक चीज़ है कि अगर आपकी ज़बान टाइड है तो आप उसके अंदर भी आप फील करते हो कि ये एक डिसेबिलिटी है, बट इट्स नॉट. यू हैव बीन मेड दैट वे एंड बी प्राउड ऑफ इट, बी प्राउड ऑफ whoever you are. So I know that Shahroz is trying to add himself, and and thank you for waiting patiently. जो सब wait कर रहे हैं patiently. So thank you so much, Mr. Javed. And so when we talk about इस वक्त बाकी सब खुल चुका है, स्कूल्स खुल चुके हैं, मॉल्स खुल चुके हैं, वर्क प्लेसेस खुल चुके हैं. आई थिंक एक और चीज़ जिसके साथ हम वापस आ रहे हैं वो है थोड़ा सा नरमी, थोड़ी सी अपनी ज़िंदगियों में नरमी लेके आना, क्योंकि ज़िंदगी इज़ नॉट लाइक इट वाज. अस्सलाम वालेकुम शहरोज़. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं आपका नाम सही पुकार रही हूँ शहरोज़? जी बिल्कुल, शहरोज गौरी. Thank you so much for joining us, Shahroz Gauri. Shahroz, you are a clinical psychologist and हम आज बात कर रहे हैं about ADHD. Thank you for taking out time for us. Let's dive right in. Shahroz, ADHD ये क्या चीज़ है, क्या होती है और ये कौन सी invisible disorder है
जिसके बारे में हम अपने नाजरीन को आज इनलाइटन करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि ADHD का मतलब क्या है। ADHD ये 4 लेटर्स जो हैं बेसिकली नोट करते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि इस जो ये डिसऑर्डर है इसके 2 पार्ट्स हैं जो कि बहुत मेन है, विच इज अटेंशन डेफिसिट, ध्यान लगाने में मसाइल पैदा होना, और हाइपर एक्टिविटी मतलब जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं फुर्तीले बच्चे, शैतान बच्चे, शरारती बच्चे, ऐसे नामों से डिनोट किया जाता है यूजुअली नॉर्मली। बिल्कुल बिल्कुल। सो अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी जब दोनों प्रेजेंट होती हैं ADHD डायग्नोज होता है, या सिर्फ अटेंशन डेफिसिट प्रेजेंट है तब भी ADHD डायग्नोज हो सकता है, और इवन अगर सिर्फ हाइपर एक्टिविटी प्रेजेंट है तब भी ADHD डायग्नोज हो सकता है। खैर, सबसे पहले तो यही है कि इसके अराउंड बहुत मिथ्स हैं। वैसे तो सारी ही जो आपके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उसके अराउंड वैसे भी मिथ्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, लेकिन ADHD के हवाले से भी वैसे ही मिथ्स हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो ADHD को कोई बीमारी समझा ही नहीं जाता। ठीक है, ये यूजुअली जैसा मैंने कहा कि डिस्क्राइब किए जाते हैं, शरारती बच्चे हैं, ये बड़े होंगे तो ठीक हो जाएंगे, इस तरह से इसको मतलब एक्नॉलेज नहीं किया जाता, अटेंशन नहीं दी जाती कि ये चीज़ प्रिवेंटेबल है, ये चीज़ मैनेजेबल है। बेसिकली नॉट प्रिवेंटेबल भी है कुछ हद तक, लेकिन मैनेजेबल है ये अगर एंड इस पे। मैनेजेबल एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही एप्ट वर्ड है जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग, अगर हम उसको मैनेज नहीं करेंगे तो हम क्रिपल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको मैनेज करेंगे तो हम अपनी जिंदगी आम इंसान की तरह, बिकॉज हमारे मुआशरे में शेरोज, यू नो, आई जस्ट वांट टू पुट दिस आउट फॉर एवरीबडी हु इज लिसनिंग राइट नाउ, कि हमारे मुआशरे में आम होना, नॉर्मल होना एक एक हद तक एक वो बार है कि आप क्या इस बार को मीट नहीं कर रहे। तो जब आप अपने किसी भी डायग्नोसिस को मैनेज करते हैं, लाइक शेरवाज सेड, तो आपको वो कुव्वत, वो एबिलिटी मिलती है कि आप अपने माशरे का एक रेगुलर हिस्सा बन सकें और आप वो ऐड करें वैल्यू जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, जिसके साथ आप इस दुनिया में आए हैं, ना किसके उसको आप एक डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर समझें, बट बी प्राउड ऑफ इट, मैनेज इट, लिव विद इट। प्लीज कंटिन्यू। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैनेजेबल अगर हम इसको कर सकते हैं तो इसकी काफ़ी स्ट्रेंथ्स भी हैं। मैं आगे इस पे खैर बात करूंगा कि क्या स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं विद ADHD। बहरहाल, सो फर्स्ट तो यही है कि इसको कोई बीमारी समझा नहीं जाता या इसको एक कंडीशन समझा नहीं जाता। अब जब जाहिर है कि प्रॉब्लम समझी नहीं जाएगी तो वो उसको ट्रीट करना, उसको मैनेज करना तो सेकेंडरी है। दूसरा जो मिथ एग्जिस्ट करता है वो है कि यूजुअली क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल जैसा मैंने कहा कि ADHD में अटेंशन डेफिसिट होता है, अटेंशन देने में, ध्यान लगाने में, फोकस करने में, इसके अंदर होता ये है यूजुअली कि जो चाइल्ड होता है, क्योंकि ये चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है, आपका मतलब बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स इसकी ऑनसेट होता है। सो यूजुअली होता यही है कि होमवर्क कर रहे होंगे, अगर होमवर्क में कोई ऐसा असाइनमेंट है जिसमें एक फोकस्ड अटेंशन की ज़रूरत है, एक डेडलाइन बेस्ड टास्क है, उसमें उनको डिफ़िकल्टी फेस होती है, फोकस करने में डिफ़िकल्टी फेस होती है, मेमोरी रिटेंशन में उनको डिफ़िकल्टी फेस होती है। तो इन चीज़ों में जब डिफ़िकल्टी फेस हो रही होती है तो यूजुअली जो सोसाइटी का रिएक्शन होता है या पेरेंट्स का रिएक्शन होता है वो ये होता है कि आप और ध्यान लगाएं, ठीक, फोकस करें, ट्राई हार्डर। अब ये ऐसे ही है कहना जिस तरह आपकी नज़र कमज़ोर है और आप कह रहे हैं कि नहीं, आप बगैर चश्मे के देखने की कोशिश करें। अब वो फिजिकली एबल ही नहीं है देखने के लिए, उनको ग्लासेस की ज़रूरत है, और ग्लासेस के ज़रिए ही देख सकेंगे, ग्लासेस के बगैर जितनी भी कोशिश कर लें नहीं देख पाएंगे। इसी तरह ADHD एक कंडीशन है, इसमें जितना बच्चे को हम ये कहेंगे कि ट्राई हार्डर, इससे नहीं होगा कुछ। इसको पहले समझने की ज़रूरत है कि ये अटेंशन डेफिसिट जो है एक चाइल्डहुड ऑनसेट है और इसके बायोलॉजिकल कॉजेज भी हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है देन अदर चिल्ड्रन। इसका एक कॉज ये भी होता है कि
चिल्ड्रन विद बिलो द एवरेज वेट अगर वो पैदा होते हैं, तब भी इसके चांसेस 3 to 4 फोल्ड्स बढ़ जाते हैं। तो इसके जेनेटिक कॉजेज भी हैं, सबसे ज़्यादा इसके जेनेटिक ही कॉजेज हैं। एनवायरनमेंट जो है इसको बेसिकली रीइंफोर्स करता है, लेकिन जेनेटिक इसका मेन कॉज है। देन द थर्ड जो एक मिसकंसेप्शन है, जैसे मैंने कहा कि एक तो मैंने बात करी कि इन अटेंशन, ठीक, देन द सेकंड पार्ट इज हाइपर एक्टिविटी। ये दोनों साथ में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये दोनों सिर्फ हाइपर एक्टिविटी भी प्रेजेंट हो सकती है और सिर्फ इन अटेंशन भी प्रेजेंट हो सकती है। तो यूजुअली जब ADHD के बारे में हम बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि सिर्फ हाइपर एक्टिविटी, जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं वही ADHD डायग्नोज किए जाएंगे। यूजुअली ऐसा होता है कि सिर्फ जिनके अंदर इन अटेंशन प्रेजेंट होती है उनको भी डायग्नोज किया जाता है। एक मिसकंसेप्शन ये है कि ADHD में आप कभी भी कोई चीज़ फोकस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। फोकस कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इवन वो सस्टेन्ड फोकस अटेंशन भी दे सकते हैं, लेकिन उनकी दूसरी कंडीशन मीट होगी जो कि है हाइपर एक्टिविटी। मतलब वो ऐसे एक्ट करेंगे जिसमें वो इम्पल्सिव बिहेवियर्स एक्ट करेंगे, लेकिन अटेंशन उनकी इंटैक्ट है। आप समझ गए, अटेंशन Shiraz, इंटैक्ट we है। have a question here. हमारा सवाल ये है, मारिया इज आस्किंग कि इज ADHD के साथ आपको कोई और भी लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर क्या आपको डायग्नोस हो सकता है? एग्जैक्टली ये अच्छा सवाल है। इसमें बेसिकली होता यही है कि ADHD क्योंकि समझा नहीं जा रहा होता विद रिगार्ड्स पेरेंट्स, रिगार्ड्स टीचर्स, होता ये है कि जब मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं उन बिहेवियर्स को, उन जो उनके एक्ट्स होते हैं उनको मैनेज नहीं कर पा रहे होते, तो यूजुअली कंडक्ट डिसऑर्डर इसके साथ कोमॉर्बिड बहुत ज़्यादा करता है। मतलब जिसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर को कह सकते हैं कि बदतहजीब बच्चे, बदतमीज बच्चे, बेसिकली जब आप उनके बिहेवियर्स जो होते हैं माल अडेप्टिव होते हैं इन एनवायरनमेंट, जिसको हम कहते हैं कि बदतमीज, बदतहजीबी बच्चे, तो होता यही है कि पेरेंट्स क्योंकि मैनेज नहीं कर रहे होते, उनके बिहेवियर्स को सही तरह समझ नहीं रहे होते, तो बच्चे बदतमीज हो जाते हैं। और फिर तो ये इसके एक अंदर वो और डिसिप्लिन वाली चीज आ जाती है कि आपको एग्जैक्टली अपने डिसिप्लिन बच्चे को नहीं, डिसिप्लिन करने की जरूरत है। बिल्कुल डिसिप्लिन स्पेशल वेज के जरिए हमें ADHD के साथ मैनेज करने की जरूरत है, ताकि वो कंडक्ट की तरफ ना जाए, मतलब कि बदतहजीबी की तरफ, बदतमीजी की तरफ ना जाए। शरोज, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की। आपने बताया कि जब पेरेंट्स मैनेज नहीं कर सक रहे होते और पेरेंट्स या केयर गिवर्स समझ नहीं पा रहे होते, भले वो स्कूल के टीचर्स हों, भले वो घर के मेंबरान हों, हम अगर हम अपने इस दायरे में इस वक्त जो जितने भी हम हमें अभी देखेंगे और बाद में देखेंगे और सुनेंगे, उनको हम ये समझाने की कोशिश करें कि व्हाट आर द साइंस दैट यू आर लुकिंग फॉर, कि वो कौन से अलामात हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि ये ADHD है। अ, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसका इतना आसान जवाब नहीं है, क्योंकि ये डायग्नोज करना बेसिकली प्रोफेशनल्स का काम है। अब जैसे मैंने कहा कि इन अटेंशन, फोकस ना कर पाना, ये ऑलमोस्ट बहुत सारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें ये एग्जिस्ट करता है। जब आप एंशियस होते हैं, जब आप घबरा रहे होते हैं, तब भी आपकी अटेंशन और फोकस लूज कर जाता है। इसके अलावा जब आप डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं, तब भी इन अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन में आपको डिफिकल्टी होती है। और जहाँ बात करते हैं हम हाइपर एक्टिविटी की, हाइपर एक्टिविटी कंडक्ट में भी एग्जिस्ट करती है। कंडक्ट डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं तहजीब और बदतमीज बच्चे जिन्हें कहा जाता है, जिनके बेसिकली बिहेवियर्स जो होते हैं वो माल अडेप्टिव होते हैं, उनमें भी हाइपर एक्टिविटी होती है। अच्छा, जो मैनिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि मेनिया जब होता है, फॉर एग्जांपल जब आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर मेनिया बेसिकली एग्जिस्ट करता है। सो मेनिया में जब एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, तब भी उसमें भी हाइपर एक्टिविटी हमें दिखती है। तो हाइपर एक्टिविटी और इन अटेंशन बाकी और भी कंडीशंस में एग्जिस्ट करती है, और बहुत सारी कंडीशंस में एग्जिस्ट करती है। तो उसको रूल आउट करना, इसको डायग्नोज करना, उसको आइडेंटिफाई करना, ये एक पेरेंट, सॉरी, एक प्रोफेशनल का काम होता है।
पेरेंट वो ये चीज आइडेंटिफाई कर। अगर हम इस वक्त इनको ये साथ साथ बताएं कि वो प्रोफेशनल कौन है। जी एग्जैक्टली। सो प्रोफेशनल में आते हैं आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सबसे फर्स्ट, क्योंकि ये डायग्नोजिंग इन मेंटल हेल्थ कंडीशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर द फर्स्ट प्रोफेशनल दैट यू कैन कंसिडर। देन आप साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं। साइकेट्रिक मैनेजमेंट, क्योंकि ADHD के अंदर साइकेट्रिक मेडिकेशंस भी रिक्वायर्ड होती है एट सर्टेन एट आफ्टर सर्टेन एज, आफ्टर 6 years of age। यूजुअली मेडिकेशंस जो हैं सेफ एंड इफेक्टिव होती हैं इन मैनेजिंग द, अगर वो मॉडरेट टू सिवियर फॉर्म ऑफ इलनेस कॉज कर रहे हैं तब वो साइकेट्रिक मेडिकेशन की तरफ भी जाते हैं। तो साइकेट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर दीज टू प्रोफेशंस हैं जिसमें आप कंसल्ट कर सकते हैं टू डायग्नोज एंड टू मैनेज हाउ टू मैनेज दिस कंडीशन। अच्छा, एक और इसमें मिथ है जो कि ये है कि यूजुअली हम एक्सपीरियंस करते हैं एज अ प्रोफेशन के माँ बाप आते हैं, पेरेंट्स आते हैं और वो लेबल कर देते हैं चाइल्ड को ऑलरेडी विदाउट एनी कंसल्टेशन के मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है। और यूजुअली वो हाइपर एक्टिविटी से ज़्यादा उनके ये कह लें कि उनके बिहेवियर्स को जो कंट्रोल नहीं किया जा रहा होता, या ये कह लें कि कंडक्ट के जो इश्यूज हैं उस वजह से वो आ रहे होते हैं रादर देन द ADHD इटसेल्फ। अच्छा, मैं कुछ साइंस बताना चाहूँगा जो कि पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कैसे करने के लिए कि इनको फर्दर प्रोफेशनल अटेंशन की जरूरत है या नहीं। नॉट टू डायग्नोज ADHD बट टू इंडिकेट कि वेदर द चाइल्ड नीड्स अटेंशन फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। वो साइंस ये हो सकते हैं कि अगर बच्चा 12 साल की उम्र से पहले अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनकी स्कूल से शिकायत आ रही है कि ये इंटेलिजेंट है, अच्छा मतलब नॉर्मल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है, पोटेंशियल है, लेकिन उस अटेंशन नहीं दे पा रहे, दूसरे बच्चों से ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहे, और हाइपर एक्टिव है, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मोटर लग गई हो, ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है अमूमन ADHD कंडीशन को कि मोटर लगी हुई है बच्चों में और वो इधर उधर बस भागे जा रहे हैं और किसी एक चीज़ में घुसते हैं, उसमें फोकस करते हैं, देन फिर उसको छोड़ के किसी और चीज़ में घुस जाते हैं, किसी और चीज़ में, इस तरह से कई सारी एक्टिविटीज़ को वो ऐसे इंटरचेंज कर रहे होते हैं। ये अगर इस तरह की शिकायतें मौसूल हो रही हैं एंड मोर देन वन सेटिंग, आपको घर में भी ये चीज़ ऑब्जर्व हो रही है, आपको स्कूल में भी ये ऑब्जर्व हो रही है, और आप कहीं और भी जाते हैं तब भी ऑब्जर्व हो रही है, मोर देन वन सेटिंग अगर ये चीज़ ऑब्जर्व हो रही है एंड मोर देन 6 months ये आप परसिस्टेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन आप एक प्रोफेशनल के पास हमें मतलब लेके जाना चाहिए टू फर्दर डायग्नोज एंड अंडरस्टैंड एंड मैनेज दिस कंडीशन। ये वो इंडिकेशन है जब हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। एंड हम ये भी बताते चलें कि वेरिएंट डिग्रीज हो सकती हैं ऑफ ADHD। तो जब हम वेरिएंट डिग्रीज की बात करते हैं तो हम किस तरह, एंड ऑब्वियसली विद प्रोफेशनल डायग्नोसिस, लेकिन जब प्रोफेशनली जब बच्चे या टीनेजर या एडल्ट को बताया जा रहा होता है कि उनको ADHD है, तो उसकी क्या वेरिएंट डिग्रीज हो सकती हैं? देखें, यूजुअली हर इवन डिसऑर्डर में वेरिंग डिग्रीज होती है, कुछ माइल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल पे, और कुछ जो होते हैं वो सिवियर लेवल पे। यूजुअली होता ये है, मैं इसमें थोड़ा सा इस तरह से समझाऊं कि ये डायग्नोज होता है अमूमन ज़्यादातर मेल्स में, मतलब मेल चाइल्ड डायग्नोज होता है। उसका रीज़न ये है कि मेल चाइल्ड जो एग्जिबिट करते हैं सिम्टम्स वो होते हैं हाइपर एक्टिविटी के, और हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा ऑब्जर्वेबल है देन इन अटेंशन को देखना। अब इन अटेंशन कैसे दिखती है कि बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसने जो ऊपर पढ़ा वो भूल गया, नीचे वाला उसको याद है, या वो नीचे वाला जब पढ़ रहा है तो ऊपर वाला भूल गया, अटेंशन नहीं दे पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा। लिखने जब बैठ रहा है तो अगर कोई बड़ा पैराग्राफ है तो उसमें लिखते लिखते वो कहीं और चला गया। ये चीज़ें इतनी ऑब्जर्व नहीं हो रही होती, हाइपर एक्टिविटी ऑब्जर्व हो रही होती है, चीज़ें उधर उधर रखना, चीज़ें रख के भूल जाना, बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव मोटर एक्टिविटी शो करना, ये चीज़ें शो हो रही होती है। सो इस वजह से एक तो ये है कि मेल्स में ये चीज़ ज़्यादा डायग्नोज हो जाती है, और फीमेल्स में ये कम इसलिए होती है कि फीमेल्स इन अटेंशन शो कर रही होती है ज़्यादातर,
रादर देन हाइपर एक्टिविटी इन अटेंशन को ज़्यादा एग्जिबिट कर रही होती है। इस वजह से भी एक रीज़न होता है कि फीमेल्स में ये कम डायग्नोज हो पाता है। एंड जैसे कि हमने बात की थी अबाउट कि ये एक जेनेटिक प्रेवलेंट डिसऑर्डर भी है, कि अगर आपके नाना दादा में थी या आपके फादर चाचा में थी, लेकिन वो लो फंक्शनिंग उस तहत थी कि वो डायग्नोस उस तरह से नहीं हो सकी क्योंकि उनको डिसिप्लिन कर दिया गया, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और अब चूंकि अवेयरनेस भी बढ़ रही है, पेरेंट्स और केयर गिवर्स जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि नहीं बट ये थोड़ा सा मैचअप नहीं कर रहा, बाकी बच्चे ये नहीं कर रहे। तो हम जब बात करते हैं अबाउट स्टिग्मा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साथ साथ जो माशरे में जो कमी है और जो अंडरस्टैंडिंग, जो टैबूज के तहत जो कमी है अंडरस्टैंडिंग में, अवेयरनेस में, तो ये बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है कि नहीं 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 ये जेनेटिक कोई चीज नहीं है, ये कुछ खाने से या कुछ करने से या माँ की गैर मौजूदगी में या कोई कोई कुछ कमी हुई है जो ये हुई है। एंड जब हम समझाते हैं कि दिस इज जेनेटिक, ये पास ऑन हुआ है थ्रू डीएनए ओवर मेनी 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 डेकेड्स, तो एक डिनायल का फेज होता है। तो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं आपके क्लिनिक में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, जैसे कि आप इस वक्त कंसल्ट कर रहे हैं थ्रू शिफाम भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो व्हेन यू डू गेट दीज क्लाइंट्स इन जिनके साथ साथ फैमिलीज, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस, पाकिस्तानी फैमिलीज का न्यूक्लियस बहुत टाइट है, तो आपका एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपका सिर्फ क्लाइंट को देखना ही नहीं, आई एम श्योर वो तवज्जो वो उधर नहीं शुरू होती, वो काउंसलिंग से शुरू होती है। तो हाउ डू यू काउंसल जो आपके पास केयर गिवर्स ला रहे होते हैं क्लाइंट को या पेशेंट को, आप उनको किस तरह काउंसल करके गाइड करते हैं? सबसे पहले तो जैसा आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि स्टिग्मा एग्जिस्ट करता है, और यूजुअली क्या होता है कि पेरेंट्स अपने ऊपर भी ब्लेम ले रहे होते हैं कि शायद हमारी वजह से ऐसा हुआ है। अब जैसे मैंने कहा कि ये इसका जेनेटिक कॉज है, इसमें एनवायरमेंटल कॉजेस इसको बढ़ा सकते हैं लेकिन ये कॉज नहीं करते इन इटसेल्फ। एनवायरमेंट कॉज नहीं करता, पेरेंट की जो अपब्रिंगिंग है वो एडीएचडी कॉज नहीं करती, ये प्योरली जेनेटिक एक डिसऑर्डर है। सो पेरेंट्स को तो सबसे पहले उनकी तरफ से ब्लेम हटाना होता है कि जो वो अपने ऊपर ले रहे होते हैं कि शायद ये हमारी वजह से ऐसा हो रहा है या हमने सही मैनेज नहीं करा। उनको पहले अंडरस्टैंडिंग साइको एजुकेट करना होता है कि अबाउट दिस कंडीशन, कि इस कंडीशन में एक्चुअली होता क्या और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है रियलिस्टिकली। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बाकी बच्चों की तरह उस तरह से अटेंशन, फोकस और एक्टिविटी लेवल्स को मैनेज कर पाएंगे, लेकिन सर्टेन मेथड्स के जरिए, सर्टेन ट्रीटमेंट्स के जरिए, फॉर एग्जांपल बिहेवियर मैनेजमेंट जो कि बेसिकली पेरेंट्स को दी जाती है, पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके, जाहिर है क्योंकि जब एडीएचडी कंडीशन आती है तो इसके अंदर बिहेवियर इश्यूज भी आते हैं क्योंकि घर पे मैनेज नहीं हो रहे होते हैं, बहुत फुर्तीले बच्चे होते हैं, शरारती बच्चे हम कंसिडर कर रहे होते हैं, उनकी जो ये कह लें कि शरारतें, उनके जो मैलएडेप्टिव बिहेवियर्स हैं उनको मैनेज करना बेसिकली पेरेंट्स को सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चे जाहिर है कि अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते लाइक एडल्ट्स। तो हम इंडिविजुअली बच्चों के साथ तो नहीं करते सेशन, यूजुअली पेरेंट्स के साथ ही सेशन होता है टू साइको एजुकेट देम, टू बिहेवियर थेरेपी इनको सिखाई जाती है कि घर पे वो बिहेवियर थेरेपीज कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और टास्क अगर कोई दी जा रही है तो उसके अंदर एक्टिविटी ब्रेक्स दिए जाए। टास्क जो है ऐसा ना हो कि आप 2 घंटे तक उनको लेके बैठे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 घंटे तक वो पढ़ाई करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमें टास्क को ब्रेक डाउन करना होगा इनटू स्मॉलर एंड अचीवेबल गोल्स, और उसके दरमियान हमें ब्रेक्स रखवाने होते हैं कि ताकि वो ब्रेक लें और अपनी जो उनकी एनर्जी है, जो हाई लेवल ऑफ एनर्जी है, उसको वो डिसिपेट कर सकें और फिर दोबारा वापस आकर वो उस टास्क को दोबारा अटेंशन दें। तो इसमें थोड़ी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है और इससे काफ़ी फ्रूटफुल और पोटेंशली वो कभी कभार इस अटेंशन के ज़रिए, इस स्पेशल अटेंशन के ज़रिए वो बाकी बच्चों की तरह उनके ग्रेड्स, उनकी एकेडमिक लाइफ और उनकी सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ
मेंटेन हो सकती है अगर स्पेशल अटेंशन दी जाए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो हम पेरेंट्स को फोकस करते हैं। एंड आई थिंक कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जो सारे केयर गिवर्स के लिए कंसिस्टेंसी, अंडरस्टैंडिंग, जेन्युइन एम्पैथी, जिसके साथ आप समझ रहे हैं, दिल से समझ रहे हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है. सो एंड आई एम श्योर कि कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द की पॉइंट्स जो आप लोग एज सिटिंग एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप अपने क्लाइंट्स को बार बार बोलते हैं कि देखें, कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क के साथ एवरी यूनिक इंडिविजुअल का यूनिक पोटेंशियल होता है. तो उस यूनिक पोटेंशियल के अंदर टैप इन करने के लिए आपको हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी हैज टू गो साथ, हैंड इन हैंड. बट एज अ पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द अदर एंड ऑफ द टेबल, राइट शेरोज, यहाँ पे बिफोर वी गो इनटू द मिथ्स, ठीक है, what are the most difficult things as a person who's diagnosing or as a person who's making treatment plans, आपको वो क्या most आपके लिए what are the most difficult things? डिफिकल्ट थिंग्स तो एग्जैक्टली होता ये है कि जब हम डायग्नोसिस की तरफ जा रहे होते हैं या ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले पेरेंट्स के जो गिल्ट होता है उस लेवल को हमें कम करना होता है, जो फील कर रहे होते हैं, मैंने कहा कि ब्लेम, उसको काउंटर करना और उसको कम करना, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि हमारे माशरे में जो पेरेंट हैं वो काफ़ी ज़िम्मेदारी लेते हैं अपने बच्चों के हवाले से कि सब जो है हमारी वजह से है, सब कुछ हमारी वजह से है। इस चीज़ को, इस गिल्ट को एक तो कम करना होता है, और दूसरा उनके हाथ में उनको सिखाना भी, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। तो यूजुअली क्या होता है कि एक ये चीज़ पाई जाती है कि बच्चे जिस तरह बाकी जैसे पल गए पहले, अब भी पल जाएंगे, इस तरह से हमें कमेंट सुनने को मिलते हैं कि हमारे ज़माने में तो ये चीज़ें नहीं होती थी और बच्चे ऐसे ही पल गए थे। लेकिन ये इस चीज़ को बेसिकली काउंटर करना, और इन जो हमारे जो कल्चरल कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, कुछ एग्जिस्ट करते हैं, कुछ बिलीव्स को, उसको काउंटर करना, और उसमें फिर ये चीज़, ये अवेयरनेस लेकर आना कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब, क्योंकि अब ADHD हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसको, वेदर अगर ये कहीं से भी कॉज हो रहा है, लेकिन इसको मैनेज हम कर सकते हैं। तो इसमें समझाना और एजुकेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। देन अगर जाहिर है जब उनको आइडेंटिफाई हो जाएगी कि हाँ ये प्रॉब्लम है और हम ये मैनेज कर सकते हैं, तब वो एक जिम्मेदारी लेंगे टू चेंज दैट। इसमें एक और पॉइंट दूं कि अगर वो मैनेज कर पाते हैं तो उनका बच्चा बाकी बच्चों से ज़्यादा भी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ADHD की सबसे स्ट्रेंथ ये होती है कि वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं। आउट ऑफ बॉक्स इसलिए भी है क्योंकि उनका जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है, वो काफ़ी स्टिमुलेशन इनको चाहिए होती है, तो वो एक जगह पे स्टिक नहीं करते, वो बहुत जावियों से सोचते हैं, क्योंकि उनकी सोच में भी रास्ते निकालते रहते हैं. बिल्कुल, वो क्योंकि फोकस नहीं कर पा रहे होते, तो उनके पास एक ये एस्पेक्ट होता है कि वो कई तरीकों से सोच रहे होते हैं एक चीज को, वो एक तरीके से नहीं सोच रहे होते, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाते, तो उनके पास कई तरीके होते हैं सोचने के। तो उनके पास आइडियाज भी आपको बहुत मिलेंगे, उनके पास स्टोरीज आपको बहुत मिलेंगी, और आर्टिस्टिक एबिलिटीज, साइंटिफिक एबिलिटीज उनमें पोटेंशियली ज़्यादा होती है अमंग अदर पीयर्स। अगर हम सही मैनेज कर पाए तो इनका ये जो पोटेंशियल है, ये स्ट्रेंथ है, हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर सोसाइटी। एब्सोल्युटली. एंड एक इमेज आती है शेरोज जहन में, जब कोई समझने की कोशिश कर रहा होता है कि एक बच्चे का या एक एडल्ट का दिमाग किस तरह काम कर रहा है, तो अमूमन एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि उनको बैठे हुए उनको विजुअली सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, जो वो थॉट प्रोसेस है, उनका पैटर्न है, उनको विजुअली दिखाई दे रहा होता है. उनका दिमाग, उनका जहन एक फ्लो चार्ट की तरह काम कर रहा होता है, जहाँ पे वो मल्टीपल आइडियाज और मल्टीपल पाथवेज को कॉन्स्टेंटली नेविगेट कर रहे होते हैं. तो हम अगर हम
इस तरह से कहें कि इट इज ऑल्सो एन ओवरलोड एट टाइम्स ऑन द चाइल्ड और ऑन द एडल्ट, तो उसको भी समझना क्या जरूरी है। एंड वी हैव अ क्वेश्चन ऑल्सो साथ में, शहरोज अगर आप लेना चाहें। मेरा बच्चा जी एडीडी से डायग्नोस हुआ था, क्या एडीएचडी एंड एडीडी सेम है या अलग? जी। देखिए, एडीएचडी जैसे मैंने कहा कि दो कंडीशन से मिलके बनता है, जिसके अंदर अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी एलिमेंट शामिल होते हैं। लेकिन प्रीडोमिनेंटली अटेंशन डेफिसिट भी एग्जिस्ट कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ हाइपर एक्टिविटी, और सिर्फ हाइपर एक्टिविटी भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो यूजुअली ये एडीएचडी कैटेगरी में ही आता है, एडीडी एडीएचडी की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि सिर्फ अटेंशन डेफिसिट जो है वो भी एग्जिस्ट करती है इन एडीएचडी। तो एडीएचडी कैटेगरी है एडीडी, इसको इस तरह हम समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल जाहिर है कि इसके अंदर ये एडीएचडी की ही कैटेगरी में आता है और वही कंसिडर किया जाता है। आई होप तहमीना आपका आंसर जो है, आपको आपका आंसर मिल गया हो। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हों, सो डू सेंड इन योर क्वेश्चंस बिकॉज शहरोज इज टेकिंग क्वेश्चंस राइट नाउ। शहरोज जो हैं वो शिफाम के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास एडीएचडी के या क्लिनिकल साइकोलॉजी के हवाले से कोई सवाल हो, वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड टू कंसल्ट यू। जी शहरोज, हम बात कर रहे थे अबाउट कॉमन मिथ्स and common misdiagnosis. So, if you would like to. जैसे मैंने कहा कि कॉमन मीन्स एक तो ये एग्जिस्ट करता है कि इनअटेंशन अगर एग्जिस्ट कर रही है या हाइपर एक्टिव एग्जिस्ट कर रही है तो वो सिर्फ एडीएचडी है। जबकि सिर्फ ये दोनों चीज, ये कंडीशंस जो है ना, ये बाकी और कंडीशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, लाइक एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी मतलब घबराहट की बीमारियां जो होती हैं, उसके अंदर भी ये चीज़ होती है। अफसुर्दगी, डिप्रेशन, इसके अंदर भी हम अटेंशन और अटेंशन हमारी नहीं इतनी परफेक्टली वर्क कर रही होती, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इसके अलावा यूजुअली क्या होता है कि एडल्टहुड में हम जब दाखिल होते हैं तो उस वक्त अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है रिगार्डिंग टू अटेंशन या हाइपर एक्टिविटी, वो फिर जाहिर है वो एडीएचडी में नहीं जाता, क्योंकि जैसे मैंने कहा एडीएचडी स्टार्ट्स फ्रॉम दी बिलो द एज ऑफ 12, जब से ये स्टार्ट होता है। इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो इसलिए मिस डायग्नोसिस हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मेल्स में ये ज़्यादा डायग्नोज हो रहा होता है, रीज़न क्योंकि वो बिहेवियर्स ऑब्जर्व हो रहे होते हैं घर में हाइपर एक्टिविटी के, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी जो है मेल्स में ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली पाई जाती है, और वो जो हाइपर एक्टिविटी है वो ऑब्जर्वेबल भी होती है। इस वजह से माँ बाप उसको जल्दी से देख पाते हैं और जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जा पाते हैं। तो वो जाहिर है अगर वो ऑब्जर्वेबल है, आइडेंटिफाइबल है आसानी से, तो वो डायग्नोज भी जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से भी जो है मेल्स के अंदर ये डायग्नोज हो रहा होता है, जबकि मेल्स एंड फीमेल्स में इसमें एग्जिस्ट, दोनों में एग्जिस्ट करता है ये कंडीशन। इसके अलावा एक ये भी समझा जाता है कि शायद जब बड़े हो जाते हैं, जब एडल्टहुड में जाते हैं ये इस तरह के बच्चे जिनको ये कंडीशन होती है, उनमें ये ख़त्म हो जाता है। यूजुअली होता ये है कि ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही माइल्डर लेवल पे आ जाता है। हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब जो फुर्तीलापन है, जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं, बेचैनी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इन अटेंशन के सिम्टम्स रहते हैं। अच्छा, इसमें एक और एस्पेक्ट है इम्पल्सिविटी। अच्छा, इम्पल्सिविटी को थोड़ा समझना ज़रूरी है कि इम्पल्सिविटी का मतलब ये होता है कि हम बिहेवियर्स करें विदाउट थिंकिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, और विदाउट द बैकग्राउंड थिंकिंग के बगैर हम कोई बिहेवियर करें। फॉर एग्जांपल, इंटरप्ट करें बार बार किसी कॉन्वर्जेशन को, कि जब आपकी बारी नहीं आ रही है क्लास में आप तब बोल रहे हैं, या आपकी मीटिंग में बारी नहीं आ रही है लेकिन आप बीच में बोल रहे हैं, आप सवाल ख़त्म होने से पहले आप जवाब दे रहे हैं, चीज़ें रख के आप भूल रहे हैं, एक्सीडेंट्स कॉज हो रहे हैं, रॉन्ग टर्न ले रहे हैं बार बार, और विदाउट थिंकिंग द कॉन्सिक्वेंस, विदाउट थिंकिंग व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। थिंकिंग के बगैर कोई बिहेवियर एग्जिबिट करना और जल्दी करना, उसको हम इम्पल्सिविटी कहते हैं। तो यूजुअली एडल्ट में इम्पल्सिविटी एंड इन अटेंशन के सिम्टम्स रह जाते हैं, लेकिन हाइपर एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। और
इसके साथ कुछ और कंडीशंस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्योंकि जाहिर है ये कंडीशन जब Before we go एग्जिस्ट on to the करती or conditions, Shehroz, if you don't mind, I'll want to interject here. जब हम बात कर रहे होते हैं कि ये जो हाइपर एक्टिविटी का जो हमारा बिहेवियर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, आई वांट टू टॉक अबाउट कि क्या जो हाइपर एक्टिविटी होती है क्या वो मैनेज हो जाती है, या चूंकि हम अपने एनवायरनमेंट में फिट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम काफी सारी चीजों को विद पेरेंटल गाइडेंस, विद टीचर्स, बार बार बताना, बार बार सुनने की वजह से हम थोड़े से मेटामॉर्फ हो जाते हैं या मॉर्फ हो जाते हैं टू अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये बिहेवियर जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है बाहर, तो मैं है। ये नहीं कर सकता या कर सकती, या मैं ये हाथ अपने नहीं शेक कर सकती, या ये मैं टैप नहीं कर सकती जब मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कुछ। तो क्या ऐसा होता है, या बायोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली जैसे हम मेच्योर हो रहे होते हैं, हमारी बॉडीज की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो रही होती है, मेच्योरिटी आ रही होती है, उस वजह से ये बिहेवियर्स एट बे हो जाते हैं? आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। इसमें देखें दोनों फैक्टर्स होते हैं, आपकी नेचर यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं और नर्चर के फैक्टर्स भी होते हैं, जो इसको आगे बेसिकली इसका जो डेवलपमेंटल कोर्स होता है ऑफ दिस कंडीशन के इस बेसिकली जो चलता है इसका, इसमें दोनों चीज़ें रोल प्ले करती हैं। तो इन्वायरमेंट भी रोल प्ले कर रहा होता है अपना इस इन हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स को मैनेज करने में, लेकिन इसके साथ साथ एक एज अप्रोप्रिएट एनर्जी लेवल्स भी बेसिकली उससे मैनेज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल वैसे भी नॉर्मली देखा जाता है कि जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं एडल्ट्स बैठे हुए होते हैं और बच्चे खेल कूद कर रहे होते हैं। तो ये भी एक मिथ होता है कि खेल कूद कर रहे हैं तो मतलब वो हाइपर एक्टिविटी है, जबकि एक एज अप्रोप्रिएट लेवल है उनका, और उस हिसाब से वो एक्टिविटी लेवल उनका अगर ज़्यादा है तो हम ज़ाहिर है उस पर वो कंडीशन डायग्नोज नहीं होती। तो एज के साथ साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं, इस वजह से भी उनकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक, लेकिन वो कुछ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ हाइपर एक्टिव बिहेवियर रह जाते हैं कभी कभार, फॉर एग्जांपल फिजिटिंग, रेस्टलेस लेग, या अगर बगैर मोबाइल के ना रहना, या वीडियो गेम्स में बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाना, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहना, रादर देन प्लेइंग एंड ब्रेकिंग एवरीथिंग, आप किसी न किसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं इन अडल्टहुड, अगर हम इस तरह से उसको एग्जिबिट करते हैं। तो ये कुछ वजह है आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और कुछ आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि हाइपर एक्टिविटी को इन अडल्टहुड कम कर देते हैं। We have another question from Sameer, अगर आप लेना चाहें शेरोज, which is कि क्या ADHD में obsessive disorder भी आ जाता है? क्या आप obsessive होते हैं कुछ चीजों के साथ? देखिए ऑब्सेशंस जो है ये एक अलग क्लास है, ये अलग कैटेगरी है। यूजुअली जो देखा जाता है ADHD के साथ जो है मूड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, मतलब मूड जो है चिड़चिड़ापन रहना, अफसरदा रहना, ये चीज़ ज़्यादा रिलेटेड होती है विद रिगार्ड्स टू ADHD। एंजाइटी, घबराहट जो होती है वो एग्जिस्ट करती है इसके साथ। कंडक्ट, कंडक्ट से मुराद कि आपको बिहेवियर प्रॉब्लम्स आना, बदतमीजी बदतहजीबी जिसको मैंने डिफाइन किया, ये कंडीशंस हैं जो ज़्यादातर कोमोर्बिड करती हैं इन ADHD के साथ, रादर देन ऑब्सेशन। क्योंकि ऑब्सेशंस बेसिकली होते हैं फिक्सेटेड थॉट्स, रिपीटेड थॉट्स, अनकंट्रोलेबल एंड इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं बेसिकली, और वो यूजुअली एक चीज़ से रिलेटेड भी हो सकती है, मल्टीपल चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है। तो ये एक अलग कंडीशन है, और ऑब्सेसिव थॉट्स या ऑब्सेसिव जो डिसऑर्डर है वो एक अलग कंडीशन है। We were continuing with the हम बात कर रहे थे about myths and जो classic misdiagnosis होती है। जब हम जाते हैं towards मैनेजमेंट, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि मैनेजमेंट, बट जब हम जाते हैं टूवर्ड्स मैनेजमेंट वाया थेरेपी, तो अगर हम अपने लिसनर्स एंड वॉचर्स को, व्यूअर्स को ये बताना चाहें कि व्हाट काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स
slash, and I don't like the word treatment because treatment sounds so क्लिनिकल के ये एक फिक्स होने की तरफ जा रहा है, बट मैनेजमेंट इतना एक खूबसूरत अल्फाज है कि हम किन टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट्स की तरफ जाते हैं एंड आर अवेलेबल। इसमें देखें, मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करता है ऑन द कंडीशन। हर बच्चा एक तरीके से एग्जिबिट नहीं करता ये कंडीशन, ठीक है। हम मतलब सिम्टम्स तो हम जाहिर है हम जनरली आपको बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बच्चे में उसी तरह शो हो रहे हो जो सब में शो हो रहे हैं। तो इसलिए फिर ज़रूरी होता है प्रोफेशनल इसमें हेल्प की। साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, बल्कि वही इसके प्रोफेशनल्स होते हैं। अच्छा, इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ये क्या मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं, इसमें बेसिकली अब जैसे डिपेंड करता है कि सिवियरिटी के ऊपर। अगर सिवियरिटी ज़्यादा है और एलिजिबल है फॉर द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब मेडिसिन के ज़रिए भी इसका जो है मैनेज होता है ये बिहेवियर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और इसके साथ साथ जो बिहेवियर थेरेपी है वो तो है ही है। बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है कि हम पेरेंट्स को बेसिकली ट्रेन करते हैं, पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं कि हाउ टू मैनेज द बिहेवियर एट होम। इसमें टीचर ट्रेनिंग भी शामिल होती है कि टीचर्स कैसे कंट्रोल कर सकती हैं, टीचर कैसे अटेंशन दे सकती हैं, या कोई ट्यूशन अगर स्पेशल दिया जा रहा है तो उनको ट्रेन किया जा सकता है, ठीक है। तो टीचर, स्कूल इसमें शामिल होता है, इसमें पेरेंट्स शामिल होते हैं, और ऑब्वियसली जो साइकोलॉजिस्ट होता है, ये तीनों मिलकर बेसिकली इस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं। और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब कि जो उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको इश्यूज आते हैं टू कंप्लीटिंग अ टास्क, फॉर एग्जांपल वो पेंसिल पकड़ने में कोई इशू आ रहा है, लिखने में कोई इशू आ रहा है, या और कोई एक्टिविटी में इशू आ रहा है, तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। स्पीच थेरेपी जो हमारे ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क करते हैं। बिल्कुल। सो स्पीच थेरेपी भी इसमें रोल प्ले करती है। वो इस तरह, क्योंकि यूजुअली ये भी देखा जाता है कि जिनको अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी एग्जिस्ट करता है, उनकी लैंग्वेज डिले होता है, लैंग्वेज वो सीख नहीं पा रहे होते इन अर्ली ईयर्स यूजुअली। इट्स नॉट ऑलवेज कोमॉर्बिड, लेकिन यूजुअली यही होता है कि स्पीच जो है और लैंग्वेज डिलेज आते हैं। इसके अंदर स्पीच थेरेपी भी कंसिडर की जाती है कि जो कि एक हेल्प देते हैं स्पीच डेवलप करने में। तो स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जिसमें बिहेवियर थेरेपीज आती हैं, पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग आती है, और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मेडिसिन आती हैं। मेडिसिन में जो होती हैं बेसिकली एम्फेटामाइंस होती हैं, राइटालिन होती है, ये कुछ है जो कि यूजुअली दी जाती हैं और सेफ एंड इफेक्टिव होती हैं। लेकिन ये तभी दी जाती हैं जब इसकी सिवेरिटी या इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप इन सारी ट्रीटमेंट्स को सीख करते हैं। तो इसमें किसी भी ट्रीटमेंट को हम ये नहीं कहेंगे कि ज़्यादा ज़रूरी है और ये कम ज़रूरी है। जो एंड यहाँ डॉक्टर पे ये उसको फॉलो बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। एंड यहाँ पे एक और चीज बताती चलूं कि हम पिछले काफी महीनों से इवन ड्यूरिंग कोविड शिफाम हैज बीन रेजिंग अवेयरनेस कि प्लीज अपनी मेडिकेशंस डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज। अपने आप को सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए, अपने बच्चों को सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए। अगर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड एक ट्रीटमेंट प्लान है उसको फॉलो करें, उसको अबैंडन मत करें। अगर वो 6 दिन का है तो 6 दिन का कोर्स करें, अगर 3 दिन का है 3 दिन का कोर्स करें, और उसके बाद ना उससे पहले उसको मत छोड़िए, मत अबैंडन कीजिए। और उसके बाद जहाँ पे डेडलाइन है कि अब इसको डिसकंटिन्यू करना है, उसके बाद उसको कंटिन्यू मत कीजिए। बिकॉज जो आपके जो प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स तभी शो करेंगे अगर दे आर टेकन विदाउट बिल्कुल विदाउट प्रोफेशनल, विदाउट प्रैक्टिशनर्स कंसेंट। आपके लिए they will create many more hurdles. So please, this is a public service message by Shifam for all of you. Do not self-medicate. We have a question. Aisha Eilish Malik is asking, I have a is
is it caused by any of the hormonal changes in the body? Is ADHD caused by any of the hormonal changes in the body? हार्मोनल चेंजेस इसमें होते हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसमें बायोलॉजिकल कॉजेज भी हैं। सो जो हमारे केमिकल्स हैं बॉडी में उनमें भी चेंजेस आते हैं ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकली। सो जैसा मैंने कहा कि इसके पहली बात तो ये है कि ये एग्जिस्ट करता है बिफोर द एज ऑफ 12। ठीक। सो और ये कंडीशन बेसिकली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। न्यूरोलॉजिकल मतलब उनका ब्रेन स्ट्रक्चर पैदाइशी तौर पे ऐसा होता है कि वो इस तरफ जाते हैं। तो जाहिर है कि इसके अंदर हार्मोन्स और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स ये सब इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं इन द बॉडी टू रेगुलेट दिस कंडीशन। बिल्कुल होता है। ओके, आई होप आइलिश आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। we are coming to the close of our all good things must come to a close, and we are coming to a close to this session today on Sunday. And I hope that we can have another session with you, Shehroz, because again, एक disorder के लिए 40-50 minutes is not enough to talk. So perhaps we could talk in the next session how हम coping skills किस किस्म की दे सकते हैं, and we can work towards another session for ADHD, because I know this is a very very dear subject to not just the clinical psychologists over here, which is you, but to everybody who is watching, listening, क्योंकि जब तक हमारी curiosity पोक नहीं होगी, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस तरह interact कर सकते हैं with people who live with ADHD, जो अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, it is very important. So closing the session today, Shehroz, as a clinical psychologist, something that you would like to see अपने practice में, you are a consulting psychologist right now, आप शिफाम के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, so everybody who would like to consult with Shehroz, आप ऐप, वेबसाइट या फोन कॉल के जरिए Shehroz से आप अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं एंड उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. So as a clinical psychologist, something that you would like to bring a change into the community, into our cities and into our country. So मैसेज के हवाले से मैं एक चीज़ फोकस करना चाहूँगा रिगार्ड्स टू द चिल्ड्रन। जो इस तरह की कंडीशंस होती हैं, सबसे बड़ा रोल होता है हमारी पेरेंटिंग पे। और ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स की इंटेंशंस तो बहुत अच्छी होती हैं, वो मोहब्बत करने की ही बेसिकली उनका मकसद होता है, लेकिन हमें क्योंकि इन कंडीशंस और इन जो है मेंटल हेल्थ कंडीशंस के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर वो मैनेज नहीं। तो पेरेंट मैनेजमेंट अगर शुरू से अच्छी रहे, अगर वो सीख करें पेरेंटल स्किल्स ट्रेनिंग को, क्योंकि पेरेंटल स्किल्स ट्रेनिंग सबके पास बेसिकली नहीं होती वो स्किल्स पेरेंटिंग की। पेरेंट तो सब बन जाते हैं, लेकिन पेरेंटिंग स्किल्स एक अलग एस्पेक्ट है अबाउट पेरेंटिंग। पहले ऑब्वियसली ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसकी अवेयरनेस के पेरेंटिंग की भी स्किल्स होती हैं, ऑल्दो के इसको अगर देखा जाए तो नानी और दादी ये स्किल्स ट्रांसफ़र करती थी टुवर्ड्स देयर पोता पोती के, मतलब उनके अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करती थी स्किल्स जब उनके बच्चे होते थे। तो ये भी स्किल्स ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन इसको अगर हम आज के दौर में देखें तो इसमें सिर्फ इसके अलावा भी, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भी आ गया जिसके अंदर ज़ाहिर आपकी मदर मौजूद नहीं होती हैं टू हेल्प द मदर, द न्यू मदर। तो यूजुअली होता ये है कि आपको स्किल्स नहीं होते पेरेंटिंग के हवाले से और आप वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते सिचुएशंस को डिफरेंट। इसमें फिर यहाँ ज़रूरत पड़ती है ज़ाहिर है कि इसके पेरेंट मैनेजमेंट और पेरेंटल स्किल्स ट्रेनिंग की। पेरेंट्स को अगर पेरेंट्स स्किल्स उनके पास होंगी तो कोई भी कंडीशन हो वो मैनेज की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पेरेंटिंग रोल क्या प्ले होता है, अब वो कोई भी कंडीशन हो सकती है। Because and rightly said, you know, I guess जो
मिलेनियल से पहले जो पेरेंट्स थे, जो एज थी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की और 80s की और 70s की, वो जो स्किल था वो जनरेशनली पास ऑन होता था कि ये हमने ये गुण समझे हैं, हमने ये सीखा है, एंड वी आर पासिंग इट ऑन टू यू. बट लाइक लाइफ इज चेंजिंग. आई डोंट थिंक हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने कोविड जैसे फील किए थे. सो there's a lot of changes coming in. Learn to say sorry to your children, learn to apologize to them. Egos को कम रखें. Learning is such a beautiful thing, and जब हम ये accept कर लेते हैं कि हम अपने छोटों से, अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, उसमें कोई शर्म नहीं है. That's a beautiful message. Thank you so much, Eros. And I wish everybody who's watching, who's watched, have a wonderful Sunday. महफूज रहें, safe रहें, be empathic to others' needs, and take care of yourselves. You take care of yourself, Sheroz, and have a lovely Sunday. Khuda Thank you. Hafiz. Allah Hafiz.